हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, ये साइंस का मॉक टेस्ट का 8वां लेक्चर है। इसके पहले 7 लेक्चर और हो चुके हैं, प्लस मैथ का भी लेक्चर हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम आपका 17 सितंबर को जो आपका पेपर हुआ था 2018 में, ग्रुप डी का पेपर हुआ था आपका, ये आपका ग्रुप डी के पेपर के पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में देखिए, सबसे पहले आपको कक्ष बता देते हैं। ये आपका जो हृदय होता है, इसमें 4 चैम्बर होगा। 4 चैम्बर किस किस में होता है? जो भी आपके मनुष्य हैं, मनुष्य जो आप लोग हैं, सबके हृदय में कितने 4 चैम्बर हैं। स्तनधारी मनुष्य बेसिकली क्या होता है? स्तनधारी। प्लस इसके बाद आपका आ गया 3 चैम्बर। 3 चैम्बर वाले कौन से हैं? जो उभयचर हैं। उभयचर, उभय गलत लिख दिए भाई, उभयचर। उभयचर प्लस सरीसृप जो रेंग के चलते हैं, सब में कितने होते हैं? 3 चैम्बर। इसका भी एक अपवाद कौन सा है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक। और बाकी जितनी भी मछली हैं, मछली और जलीय जीव हैं, सब में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। सब में कितने होंगे? 2 चैम्बर। ये आपकी कौन सी हो गई? मछली। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये आपका हो गया 2 कक्ष। मछली में भी एक अपवाद है, वो क्या है? व्हेल मछली। जो व्हेल मछली है, ये आपकी स्तनधारी होती है। स्तनधारी होने के कारण इसके भी अंदर कितने होते हैं? व्हेल मछली के अंदर भी 4। तो एक अपवाद कौन सा है मछलियों में? व्हेल मछली। अगर आपको शार्क पूछता है तो शार्क के अंदर 2 ही कच्छ होते हैं, जबकि आपके व्हेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मनुष्य में 4, उभयचर सरीसृप में 3। एक अपवाद कौन सा है? क्रोकोडाइल। और आपका मछली, मछली के अंदर कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या आपको दे रखा है 298। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है। तो फाइंड आपको करना है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या होता क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, वही होती है आपकी परमाणु संख्या। तो आपको घूम फिर के क्या निकालना है? प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या कैसे होगी? अगर आप सबको पता होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? जो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? परमाणु दोनों का एडिशन जो होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आपको दे रखा है 298, और वहीं पे न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है 189 प्लस प्रोटॉन। यहाँ से आपकी प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगी। तो 298 में 189 घटाओगे, 18 में से 9 जाएगा बचेगा 9, और 8 में से 8 जाएगा बचेगा 0, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? 109। प्रोटॉन की संख्या 109। आपसे पूछा है परमाणु संख्या, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। तो घूम फिर के बात वही है, प्रोटॉन बोलिए या तो परमाणु संख्या, सब कितना होगा? 109। ऑप्शन थर्ड आपका क्या है? 109। और यहाँ पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे देते हैं। जो ये द्रव्यमान संख्या है, जो पहली बार आवर्त सारणी बनाई थी, पहली बार आवर्त सारणी किसने बनाई थी? ये है आपके मेंडलीव। ये हैं आपके मेंडलीव। मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इन्होंने आपके तत्वों को वर्गीकरण किया था द्रव्यमान संख्या के आधार पे, लेकिन इसमें हमें दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम क्या किए थे? मोजले साहब आए यहाँ पे, उन्होंने कहा द्रव्यमान संख्या पे ना करके हम इसको कर देंगे परमाणु क्रमांक के आधार पे। परमाणु क्रमांक के आधार पे करेंगे तो यही है आधुनिक आवर्त सारणी। आप लोग आवर्त सारणी वाली वीडियो देख सकते हो, 51 से 55 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर पूरी हमने आवर्त सारणी कंप्लीट करा दी है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम में आते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पे आपको आवर्त सारणी वाली वीडियो मिल जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो जो भी आपका लेंस होता है उसमें बेसिकली किसका प्रयोग होता है? प्रकाश का। और प्रकाश कहाँ कहाँ से गुजर सकती है? पहला आप देखोगे पानी, ठीक है, पानी में इसका अपवर्तन होता है। फिर इसके बाद कांच, कांच से भी प्रकाश गुजर जाएगी, लेकिन मिट्टी का और प्रकाश का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो लेंस के लिए कभी भी हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी आपकी जितनी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती हैं उनके भी आपके लेंस बनाए जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वस्तुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर फाइल बनाने में आसानी होती है? तो
भाई लिखा काफ़ी खतरनाक, इसका प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी खतरनाक ही होगा। अघात्व अघात्व धर्निता। अघात धर्निता होती क्या है वो बेसिकली हम आपको बताते हैं। जैसे आप 1 ग्राम एल्युमिनियम पकड़ लिए, अब इसको आप पीटते 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 एकदम पतली चादर इसकी बना सकते हो। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? अघात्व धर्नीयता। ये एल्युमिनियम, जितने भी आप मिठाई वाले दुकान पे गए होगे तो वो एक पतली चमकदार परत चढ़ाते हैं मिठाई के ऊपर, उसको कहते हैं वो चांदी की परत। लेकिन बेसिकली वो चांदी की परत नहीं होती है, वो क्या होता है? एल्युमिनियम की परत। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि एक छोटे से एल्युमिनियम को पीट के आप बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल वाले आप एक पतली परत का निर्माण कर सकते हो। तो ये एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी हो गई। यही क्या है? प्रतिध्वन्य ध्वन्यात्मकता। ये क्या है? आपके ध्वनि से संबंधित है। जो भी आपकी वीणा वीणा होती है, इसमें तार लगे होते हैं, तारों को आप खींचते हो तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। वहीं बात करें चालकता। चालकता क्या होती है? जो भी आपकी धातु होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितनी आसानी से मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यही होती है आपकी चालकता। और चालकता का उल्टा क्या होता है? आपका रजिस्टेंस। तो जितनी भी आपकी धातु होती हैं उनकी चालकता ज़्यादा होती है, रजिस्टेंस आपका कम होता है। जितनी भी इंसुलेटर होती हैं उनके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता, उनका चालकता कम होता है, रजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब इसके बाद है तन्यता। तन्यता किसको कहते हैं? आप अगर 1 ग्राम अगर 1 ग्राम आप सोना ले लिए और इसको खींचते 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 2 किलोमीटर तक ले जाओगे, 2 किलोमीटर तक ले गए तो भी ये बीच से कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। अगर आप 1 ग्राम सोने को खींच के 2 किलोमीटर उसकी पतली तार बना दोगे फिर भी वो बीच से कहीं ब्रेक नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? धातु की तन्यता। तब आपको चारों टर्म जो है वो समझ में आ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका फिर आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ गया, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे आप उस वीडियो को जरूर देख लो। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपको पहले बता चुके हैं ग्रुप कितने हैं 1 से लेके 18, और आवर्त कितने हैं 1 से लेके 7। तो आपके ग्रुप हैं 1 से 18, आवर्त है 1 से 7। तो टोटल 18वें ग्रुप में कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके? 7। तो इस क्वेश्चन पे देखोगे कहीं भी लाल और हरा टिक नहीं है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने ऑप्शन दिया था 6। ऑप्शन ही इसने रेलवे ने गलत दिया था। अब आपका ऑप्शन 5 जो कि राइट है वो क्या है? 7। टोटल आपके 18वें समूह में टोटल कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। 18वां समूह होता किसका है? ये होता है आपका अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस का होता है ये 18वां समूह। यह हमने आपको ट्रिक भी बताया था कैसे याद करते हैं, क्योंकि आपका नंबरिंग से भी अक्रिय गैस से पूछता है क्वेश्चन। ये आपका था हेमा ने आमिर की जमानत रद्द की। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको नंबरिंग से भी पूछता है। आर्गन की नंबरिंग क्या है? तो वो तीसरी है। ठीक है, इसी तरह से जेनॉन की नंबरिंग क्या है? वो 5वीं है। तो नंबरिंग से भी क्वेश्चन आपको आता है। तो इसका निमोनिक्स क्या है? हेमा ने आमिर की जमानत रद्द की। ठीक, तो ये है आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? 7। टोटल कितने तत्व हैं इसमें? 18वें समूह में आपके 7 तत्व हैं। ये 18वां समूह भी हमने आपको लिख के दिखा दिया है। बाकी आप वीडियो को देखोगे आपको आराम से आवर्त सारणी कर लोगे। देखिए आपका चौथा ऑप्शन क्या दिया था? 6। इसी कारण ये क्या था? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया सभी कैंडिडेट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 7। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी भी एक एलिमेंट में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा आराम से मूव नहीं कर पा रहा है, वही क्या होता है? उसका प्रतिरोध। धातु प्रतिरोध के द्वारा इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। यही होता है प्रतिरोध। तो सबसे ज़्यादा हाई कंडक्टर कौन सा होता है जिसमें करंट आराम से फ्लो हो जाएगी? ये होती है आपकी चांदी। तो यहाँ पे पूछा है का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका हो जाएगा? आपका सबसे कम किसका होगा? देखिए सबसे आपका इजी क्या हो जाएगा? सबसे कम आप देख लीजिए, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? चांदी की जो आप तार बनाओगे उसमें करंट काफ़ी तेज फ्लो होगा, तो चांदी की प्रतिरोधकता क्या होगी? सबसे कम होगी। बाकी सब में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Hg, Wi, Ni। तो सबसे कम किसकी होगी? चांदी की प्रतिरोधकता। और सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस प्रतिरोध का उल्टा होता है,
तो कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होता है? चांदी। तो चांदी में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। चांदी के बाद फिर किसका आता है? टीन। टीन के बाद फिर कौन होगा? निकिल। और सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसमें है? पारा। पारा में करंट फ्लो कराना इतना आसान नहीं होता है। पारा हो गया, फिर हो गया निकिल, फिर टीन, फिर क्या हो गया? चांदी। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रतिरोधकता बेसिकली होता क्या है, करंट के साथ इसका रिलेशन है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो सबसे पहले परमाणु क्या होता है, उप परमाणु क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी एक तत्व होता है, कोई भी एक तत्व होता है, तो उसको सबसे छोटा भाग उसका होता है, सबसे छोटा भाग होता है परमाणु। अब परमाणु को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब परमाणु को अब उससे छोटा आप बांट नहीं सकते हो। तो परमाणु के अंदर क्या होता है? एक आपका नाभिक होता है। नाभिक में क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। उसके बाहर आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसके बाहर आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? परमाणु। तो इनको आप क्या कह सकते हो? उप परमाणु। उप परमाणु। ऑप्शन देखोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया हुआ है। और बाकी अगर ऑप्शन फर्स्ट देखोगे, अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखते हो, ये है अभी आपका जिनॉन। अभी हमने आपको बताया था जिनॉन। जिनॉन आपके 18वें समूह का तत्व है। 18वें समूह में क्या होते हैं? आपके अक्रिय गैस। ये होता है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। लेकिन जिनॉन आपका क्या है? एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम अजनबी भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अक्रिय गैस के फैमिली में कौन सा अजनबी गैस है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा हीलियम, रेडॉन, जेनॉन और आर्गन। इसमें कौन सा हो जाएगा अजनबी? ये हो जाएगा आपका जेनॉन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी अक्रिय गैस होती हैं वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन केमिस्ट्री बिना अपवाद के नहीं चल सकती है। उसका भी एक अपवाद क्या है? जेनॉन। ये जेनॉन महाशय ये एक अभिक्रिया करके एक यौगिक बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अजनबी। बाकी सब आपके 7 एलिमेंट में 6 आपके अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन उनमें से जेनॉन अभिक्रिया करके एक यौगिक बना लेता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? एक परमाणु है, परमाणु के अंदर भी हमने आपको बताया एक नाभिक होता है, और बाहरी कक्षा में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल कौन सा होता है? इसको कहेंगे नाभिक के अंदर हो रहा है, ये है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, ठीक। तो ऑप्शन 4 जो है आपका वो दिया हुआ है नाभिकीय बल। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा नाभिकीय बल। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन 4 आप देख भी सकते हो, ये आपका दिया है नाभिकीय बल। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो जो भी आपका ट्री होता है उसकी हार्डनेस और दृढ़ता किससे आती है? ये है आपका, इसका भी नाम भाई थोड़ा अजीब टाइप का है, स्क्लेरेन काइना। स्क्लेरेन काइना ये ऊतक है, यही आपके पौधे को कठोरता और दृढ़ता प्रदान करता है। वही बात करें जाइलम की, जाइलम का काम क्या होता है? नीचे जड़ों से ऊपर आपके पत्तियों तक पानी को पहुंचाना। फिर है आपका पैरेन, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो ऊतक होता है ये आपका प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। जो भी आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें सहायता प्रदान करता है। और ये है कोलेन काइमा। कोलेन काइमा क्या होता है? ये पौधों की संरचना, ये पौधों की संरचना में सहायक है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखोगे कई बार रिपीट होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भार होता क्या है। भार होता है आपका द्रव्यमान और वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। एम आपका हर जगह क्या होगा? फिक्स है। या तो आप पृथ्वी पे रहें, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे रहें, या ध्रुव पे रहें, या आप चंद्रमा पे चले जाओ, हर जगह आपका एम क्या होगा? फिक्स, द्रव्यमान फिक्स होगा। लेकिन आपका वेट हर जगह क्या होता है? वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? ये जी महाशय जो हैं इनके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ये जो आपकी पृथ्वी होती है ये भूमध्य रेखा पे क्या होती है? उभरी हुई होती है। ये भूमध्य रेखा पे उभरी होती है, बाकी ध्रुवों पे क्या होती है? चपटी होती है। ध्रुवों पे ये चपटी होती है। तो चपटी होने के कारण
इसका केंद्र से दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है आर। आर है आपका केंद्र से दूरी। तो केंद्र से दूरी अगर ध्रुव पे कम होती है तो वहाँ पे हमारा जी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जहाँ भी दूरी कम होगी जी ज़्यादा हो जाएगा, और ध्रुव पे आपका वेट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो पूरा लॉजिक ये है। तो ध्रुवों पे आपका क्या होता है, वेट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पे आपका ग्रेविटेशनल जी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भूमध्य रेखा की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन थोड़ा भी बहुत वेट आपका बढ़ जाता है ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे आओगे उसके कंपेयर में। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो जो मत्स्य वर्ग होती है वो गलफड़ों द्वारा सांस लेती है, ये तो इसकी विशेषता है। ये है हड्डी उपास्थि का अंतःकंकाल उसके अंदर पाया जाता है, ये भी सही है। सल्क का बहिकंकाल भी उसमें होता है, ये तीनों सही है। बाकी जो बचा हुआ एक है वो आपका गलत हो जाएगा। स्क्यूडो कालम की उपस्थिति आपके मत्स्य वर्ग में नहीं पाई जाती है, तो ये आपकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। ठीक, अगर आप डायरेक्ट मत्स्य वर्ग देखें और ये नहीं पढ़े नहीं, तो आपको सीधे दिखेगा गलफड़ा, आप सीधे ऑप्शन टिक कर दोगे 2 को। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन आखिर आपसे क्या पूछ रहा है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त में शर्करा, जिसको शुगर कहा जाता है, के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? देखिए, जो भी आप खाना खाते हो, खाना आपने खाया, वो कटेगा आपका ग्लूकोज प्लस कार्बोहाइड्रेट में, दो चीज़ में बढ़ता है, और ये दोनों आपके रक्त में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो जैसे ही ग्लूकोज अपने एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपका होता है अग्नाशय। अग्नाशय की कोशिका आपके रक्त से ग्लूकोज की मात्रा को पता कर लेती है, इसकी कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही इसको पता चलेगा आपके रक्त में एक निश्चित लेवल से ग्लूकोज ज़्यादा होता है, वैसे ही ये अग्नाशय है आपका। अग्नाशय अपने अंदर से इंसुलिन इंसुलिन आप सबने सुना होगा, जितने भी आपके शुगर के पेशेंट होते हैं उनको या तो गोली या इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनका अग्नाशय उस मात्रा में इंसुलिन प्रभावित नहीं कर पाता है। तो जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, और ये आपका रक्त में जाके ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो रक्त में शर्करा शुगर के स्तर को वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? अग्नाशय। पता लगने के बाद अग्नाशय क्या स्राव करता है? इंसुलिन का स्राव करता है। ठीक, अब इसके बाद चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका मिश्र धातु से है। कॉन्स्टेंटन किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो आपके मिश्र धातु जितने होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई धातुओं को एक साथ मिक्स करने पे फिक्स अनुपात में हमें एक नया धातु मिलता है, इसे कहा जाता है मिश्र धातु। तो कांस्टेंट आपका मिलता है, ये होता है कॉपर और निकिल को ऐड करने पे ये आपका प्राप्त होगा। और वहीं बात कर ले, देखिए ये है आपका कॉपर, निकिल और मैग्नीन। कॉपर, निकिल और मैग्नीन। तो अगर हम कॉपर के साथ निकिल और मैग्नीन को हटा के यहाँ पे डाल दें जस्ता, निकिल मैग्नीन दिया है, मैग्नीन को हटाइए, यहाँ पे लगा दीजिए जस्ता। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सबने सुना होगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आप सबने सुना होगा, उसमें क्या होता है, कॉपर होता है, निकिल होता है और जस्ता। इसमें सिल्वर का कंटेंट नहीं होता है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है जर्मन सिल्वर किससे बनता है? कॉपर, निकिल और जस्ता से। और यहीं पे अगर आप देखा जाए, निकिल है, आयरन है और क्रोमियम है। निकिल, आयरन, क्रोमियम। अगर हम Ti की जगह पे इसमें डाल दें मैग्नीन, तो यहाँ पे है निकिल प्लस मैग्नीन प्लस आयरन प्लस क्रोमियम, ये आपका बना देगा निक्रोम। ये होता है निक्रोम। ठीक, ये आपकी मिश्र धातु कौन सी बनेगी? निक्रोम। बाकी कॉन्स्टेंटन, अरे यार भाई, कॉन्स्टेंटन आपका कॉपर और निकिल के सहायता से बनाया जाता है। वही आपका जैसे पूछता है विद्युत जो करंट में
आपका फ्यूज बनता है। फ्यूज किससे बनता है? ये जो आपका फ्यूज बनता है ये भी आपसे पूछ लेता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका शीशा और टिन, शीशा प्लस टिन अगर आप मिलाओगे वहाँ से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका फिजिक्स से है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा आपको फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? विद्युत आवेश। आप सबको पता है, अगर कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, इसमें कोई भी चार्ज, चार्ज बेसिकली होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको दिखाते हैं क्यू से। जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, किस दर से हो रहा है, वही करंट होती है। करंट क्या होती है? चार्ज फ्लो होने की दर। चार्ज फ्लो होने की दर को क्या कहा जाता है? करंट। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया आपका? चार्ज फ्लो होने की दर। आपसे यहाँ पे पूछा क्या है? विद्युत आवेश की मात्रा। आपको क्या निकालना है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को ही हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। विद्युत धारा किससे है? आपकी आई से। ये धारा आपका यहाँ पे दिया है, प्लस टाइम भी आपको क्या है? 6 मिनट दिया है। आपको क्या फाइंड करना है? डी क्यू। तो सबसे पहले डी क्यू का इक्वेशन लिखते हैं। तो डी टी यहाँ पे ले आओगे, ये हो जाएगा आई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू। अब डी क्यू हटाने के लिए दोनों साइड क्या करोगे? इंटीग्रेशन। तो आई इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। यहाँ से आपका फार्मूला क्या आया? विद्युत आवेश का क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। और सबका स्टैंडर्ड होता है। क्यू आपका कूलम में आएगा, करंट एम्पियर में है, और टी क्या होता है? सेकेंड में। तो यहाँ पे आएगा आपका कूलम में। तो यहाँ पे आई कितना दे रखा है आपको? 0.6 एम्पियर इंटू टी कितना दिया हुआ है? 6 मिनट। मिनट को हम करेंगे सेकंड में कन्वर्ट। 6 गुणित मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। एक जीरो से ये खत्म। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 कूलम क्या हो रहा है? उसमें चार्ज प्रवाहित हो रहा है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लो आराम से, पूरा एक एक चीज़ हम आपको समझा चुके हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।